इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ये जो मार्केट में गिरावट आई है तो इस गिरावट के कितने टारगेट बन सकते हैं, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट किस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखा रहा है और जो ब्रेकडाउन हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला है तो वो यहाँ से निफ्टी को कितना और गिरा सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। बट ओवर द नाइट आपको पता है जैसा कि यूएस मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी सेल ऑफ देखने को मिला था। अराउंड 480 पॉइंट यहाँ पे डाउ जोन्स गिर के बंद हुआ और साथ ही साथ अगर हम नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक भी करीब 200 पॉइंट गिर के बंद हुआ और उसने रिसेंटली जो स्विंग लो था उसको उसने दोबारा से टेस्ट किया है और ऑलमोस्ट कह सकते हैं उसके नीचे ही यहाँ पे क्लोजिंग भी दी है। ठीक है ना। तो क्या यहाँ से ये कंटिन्यूसली गिरते चले जाएंगे मार्केट या फिर यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक आएगा, इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो भी सेल ऑफ आ रहा है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम कर सकता है। ओके। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा जो मेरे नज़रिए से हैं। मैं बाकी दुनिया का नहीं जानता बट मैं जैसा समझ रहा हूँ, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ठीक होऊंगा तो अच्छी बात है, नहीं होऊंगा तो आप प्लीज़ अपना रिस्क थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। ठीक है। निफ्टी की क्लोजिंग आपकी आई है 17,300 की। ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन चेन डाटा देखें तो 17,500 की कॉल पे 64 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे करीब 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,400 की कॉल पे 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे करीब 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,300 की कॉल पे 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे कितना है, 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसके नीचे ओपन इंटरेस्ट अभी कॉल साइड पे नहीं बढ़ा है। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि अभी भी कॉल राइटर्स का उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है सेलिंग की तरफ जितना अदर्स मार्केट में यानी ग्लोबल मार्केट में, खासकर यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट में बना हुआ है। ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए जैसा कि आपको पता है यूएस इन्फ्लेशन हाई पे है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, फेड ने एग्रेसिव होकर रेट हाइक बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। वो 0.75 बढ़ाते जा रहे हैं और इस साल का उनका टारगेट अराउंड 4.4 तक का, यानी हमें एक हाइक और मिल सकता है या फिर दो हाइक और मिल सकते हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब जैसे कि हम करेंटली अगर यूएस इन्फ्लेशन की बात करें तो 8.3 की आई थी, हमने पीक देखा था 9.1 का। ठीक है। 9.1 का हमने पीक देखा, उसके बाद 8.5 गई, उसके बाद 8.3 गई। जाहिर सी बात है ये एक डिक्रीज़ कर रही है। अब एक चीज़ समझिए, ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि निफ्टी 8,000 पहुँच जाएगा, 7,000 पहुँच जाएगा, 10,000 पहुँच जाएगा। एक चीज़ आप क्लियरली समझिए कि जब कोविड का टाइम था, जब पूरी दुनिया बंद थी, तब इंडेक्स कितना गिरा था, 55% के अप्रॉक्सीमेशन में गिरा था। ठीक है। वो रिकवरी के बाद आज इंडेक्स कहाँ पे है आपका, ऑलमोस्ट 17,000। ठीक है। 17,000 की हम समझ लेते तो वहाँ से 10,000 पॉइंट ऊपर है। क्यों ऊपर है? बिकॉज पूरी दुनिया में जो इंटरेस्ट रेट थे वो ज़ीरो हो गए थे। ऑलमोस्ट जो एक लिक्विडिटी पंप था वो इतना एग्रेसिव था कि जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट में एक बूम आया और उस बूम के चलते मार्केट ने नए हाई, लाइफ टाइम हाई बनाए और उसके बाद भी एक अच्छे रिटर्न बना के दिए। मल्टीबैगर स्टॉक्स का भंडार लग गया था। जब 2020 में का जो क्रैश आया था उस टाइम भी मैंने आपको बोला था कि आप खरीदिए, जो भी पैसे हैं आप उससे म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, स्टॉक्स खरीद लीजिए, आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। अब अगर यहाँ से मार्केट मान लीजिए नीचे जाता है और लेट देम मार्केट 3,000 पॉइंट, 4,000 पॉइंट निफ्टी करेक्ट होता है तो आपको क्या करना चाहिए? सेम चीज़ मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, देखिए एक्सपेक्टेशंस ये है कि मार्केट नीचे जाएगा बट इतना भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि 3,000 4,000 पॉइंट गिर जाएगा। लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्लीज़ वहाँ पे बेचने की जगह खरीदिएगा। वो अगर आप खरीदते हो तो आगे आने वाले 5 से 6 साल दोबारा से आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं पैसा बनाने की। और अगर मार्केट यहाँ से मान लीजिए नीचे जाता है और क्रैश भी होता है 5-6 हज़ार पॉइंट या 3,000 पॉइंट, 4,000 पॉइंट, तो समझ लीजिएगा कि आपके पास विद इन 3 ईयर्स के अंदर आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिली है
टू इन्वेस्ट सम अमाउंट इन स्टॉक मार्केट। अगर आपको स्टॉक से डर लगता है तो कोई भी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप फंड उठा के उसमें अपनी लमसम अमाउंट बाय कर लीजिएगा या फिर एसआईपी लगा दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे सोचो कि जब ये इन्फ्लेशन 8.3 है तो यूएस के इंटरेस्ट रेट कितने हैं। ठीक है, अभी यूएस के इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट कितने आ गए, आपके 3.5 के आसपास पहुंच चुके हैं। ठीक है, 3.5 के आसपास पहुंच चुके हैं और इस साल का उनका फोरकास्ट है 4.4 के आसपास का। तो जाहिर सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो रहे हैं और फेड एग्रेसिव होकर इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, तो ये जो इन्फ्लेशन है ना, जो हायर इन्फ्लेशन है, ये भी एग्रेसिव होके ड्रॉप डाउन की तरफ बढ़ेगी। तो जैसे ही ये फिगर दोबारा से अंडर 7 जाने लगेगा, अभी तो हायर है, जाहिर सी बात है जब तक ये अंडर 7 नहीं जाएगा तब तक हो सकता है इक्विटी मार्केट इसी तरीके से वॉलेटाइल रहेंगे। लेकिन एक बार अगर अंडर 7 ये चला गया तो वहाँ पे क्या होगा, रिलैक्सेशन बढ़ेगा। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है, ऊपर से इन्फ्लेशन यूँ आ रही है और नीचे से इंटरेस्ट रेट यूँ जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनका मीटअप कहीं ना कहीं होगा। हो सकता है कि 6% के इंटरेस्ट रेट हाइक पे ही इनका मीटअप हो जाए, यानी तभी इन्फ्लेशन 6 के आ जाए। जाहिर सी बात है, जो इन्फ्लेशन है उसको इंटरेस्ट के बराबर, यानी जो इंटरेस्ट रेट है उसको इन्फ्लेशन के बराबर करेंगे, तभी जाके कह सकते हैं हमारी जो एक ग्रोथ स्टोरी होती है वो कंटिन्यूसली बनी रहेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे यूएस फेड करना चाह रहा है। सेम चीज़ जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर से समझाऊँ मैं आपको। मान लीजिए आपको एक बीमारी है और आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर बोलता है आपसे कि भैया या तो दवाई खा लो, दवाई आपको 5-6 साल खानी पड़ेगी, बट अगर आप ऑपरेशन करा लोगे तो आप 15-20 दिन में ठीक हो जाओगे। ठीक है, आप कहते हो कि मेरे को दवाई खानी है, तो जाहिर सी बात है दवाई का मतलब क्या होगा, आप 5-6 साल के लिए बीमार रहोगे और आप कंटिन्यूसली दवाई खाओगे। वहीं अगर आप ऑपरेशन करा लेते हो तो आप 15 से 20 दिन में ठीक हो जाओगे, क्योंकि पूरी जो बीमारी है उसका पूरी एक सोर्स है, उसको पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा ऑपरेशन के थ्रू। तो सेम चीज़ यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है, जो बेसिकली इन्फ्लेशन है, वो एक बीमारी है जो कि हायर लेवल पे है। तो फेड उसका एज अ नॉर्मल डॉक्टर, मतलब गोलियों की तरह इलाज नहीं कर रहा है। फेड क्या कर रहा है, एग्रेसिव होके, बिल्कुल उनको कोई नहीं पता कि इकोनॉमी कैसी जाएगी, रिसेशन जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल जो उनका मोटिव है वो यही है कि इन्फ्लेशन को कूल डाउन करना। और वो कूल डाउन जल्दी से जल्दी करना है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अगर सेलिंग आएगी भी ना, वो सिर्फ टेम्प्ररी आएगी, और वो टेम्प्ररी सेलिंग हो सकता है 1-1.5 साल में एब्जॉर्ब होकर दोबारा से मार्केट चलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये तो रही यूएस की कहानी। अब हमारी कहानी में हम कितना गिर सकते हैं। देखिए, ग्लोबल मार्केट गिरेंगे तो जाहिर सी बात है हम भी गिरेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर ग्लोबल मार्केट गिरेंगे और हम ऊपर टिके रहेंगे, लेकिन हम उतना नहीं गिरेंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, अगर ग्लोबल मार्केट 40% 50% गिर जाते हैं तो हम हार्डली 20 से 22% या 25% ही गिरेंगे। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो ये यूएस की है। इंडिया की कहानी देख लेते हैं। इंडिया में करेंटली जो इन्फ्लेशन आई थी 7% की आई थी। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट कितने ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे, अगर हम बात करें तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो है आपका 5.4 का। तो हमारे यहाँ डिफरेंस कितना बचा, हार्डली 1.5% का। और इस बार दोबारा से अगर 0.75 अगर हाइक हो गया तो ऑलमोस्ट 6.2 के आसपास हम पहुँच जाएंगे। तो हमारा इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जिसकी वजह से हम ये सोचें कि हम बहुत तेज़ी से नीचे जाएंगे। जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो बेसिकली मार्केट गिर क्यों रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो जो कंपनियां, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां क्या है, बोरोइंग कैपिटल से काम करती हैं, ज़्यादातर लोन्स होते हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। और कॉस्ट बढ़ेगी तो वो कॉस्ट किस पे इम्पैक्ट करेगी, उनके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि उनका प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा। प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा तो जाहिर सी बात ये है कि मार्केट में वो स्टॉक्स की वैल्यू धीरे धीरे घटेगी, यानी लोग उसको सेल करेंगे। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ है, जो लॉस मेकिंग कंपनी है उनका लॉस और तेज़ी से बढ़ेगा, और तेज़ी से बढ़ेगा तो उनके लिए और प्रॉब्लम है। हो सकता है वो बिल्कुल ही डंप हो जाए, मतलब वो बिल्कुल ही अपने इंटरेस्ट को पेड ही ना कर पाएँ, जिसकी वजह से क्या हो जाए, वो कंपनियां कोलैप्स हो जाए। जस्ट लाइक अ लेमन ब्रदर्स, जब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़े थे तब वहाँ पे क्या हुआ कि एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से डीप रिसेशन में पूरी इकोनॉमी चली गई। लेकिन कितने दिन के लिए गई थी, हार्डली 1.5 साल। उसके बाद तो सारा मार्केट रिकवर हो गया भाई। तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका मार्केट गिर रहा है तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी टू बाइंग सम गुड स्टॉक्स। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा मार्केट गिर रहा है तो मैं इसको अपना पोर्टफोलियो खाली कर दूं या ये कर दूं वो कर दूं। जो आपने ख़रीद रखा है, आप उसको बेचना नहीं चाहते तो उसको रखे रहो, बट आप फर्दर अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करो।
चाहे एसआईपी करो, चाहे लमसम इन्वेस्ट करो, आप म्यूचुअल फंड को प्रेफर कर सकते हो, आप स्टॉक्स को प्रेफर कर सकते हो, टॉप 10 निफ्टी स्टॉक्स को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि वो आपको एक दोबारा से अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू इन्वेस्ट सम गुड अमाउंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मार्केट कोई ज़्यादा दिन तक इस पॉइंट ऑफ को लेके, यानी इन्फ्लेशन और रिसेशन और ये इंटरेस्ट रेट को लेके ज़्यादा दिन तक नहीं गिरेगा, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, इंफॉर्मेशन और डाटा ट्रांसमिशन बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ी से मार्केट में चीज़ें इधर से उधर होती हैं, जो कि आपको हेल्प करती हैं टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन। दिख रहा है आपने, यूएस ने इंटरेस्ट रेट फेड ने हाइक की है, जाहिर सी बात है मार्केट गिरा। तो लोग क्या सोच रहे हैं कि हाँ अब रिसेशन में जाएगा ही जाएगा, तो ठीक है कुछ और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, सेलिंग कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे नीचे आएंगे तो जाहिर सी बात है यही इन्वेस्टर्स को ये लगेगा कि अब तो इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, जो महंगाई है वो उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी आगे आने वाले दिनों में, चलो बाय करना स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट लाइक जब यहाँ पे 2020 में जब आपका कोविड के टाइम में मार्केट कोलैप्स हुआ, तो वहाँ पे क्या चीज़ देखी गई कि ठीक है धंधा पानी बंद है, बट कितने दिन तक बंद रहेगा, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक, उसके बाद तो खुलेगी ना इकनॉमी। इसका मतलब क्या है कि अभी फ़िलहाल टेम्प्ररी बंद है, उसके बाद चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। तो वहाँ पे लोगों ने जो स्टॉक्स थे उनको एग्रेसिव होकर बाय करना स्टार्ट कर दिया, उसका नतीजा क्या हुआ, मार्केट बूम, विद इन 1 ईयर्स में नया हाई आपको मिल गया था, और उसके बाद तो हमने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रख लिए, अगर निफ्टी दोबारा से 15,000 मिलता है, आपको ऑलमोस्ट 50% अमाउंट अपने कैपिटल का इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। और अगर गलती से 12,000 मिल जाता है तो आप फुली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 12,000 के नीचे निफ्टी फ़िलहाल 15,000 के नीचे चला जाए, 12,000 तो दूर की बात है, फ़िलहाल 15,000 के नीचे चला जाए, 15,000 पे मिलता है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, बाकी मार्केट है, मार्केट क्या चीज़ देखता है क्या नहीं देखता वो अलग बात होती है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर 15,000 निफ्टी दोबारा से मेरे को मिलता है तो मैं कुछ और अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करूँगा। जब अभी 15,000 गया था, 15,300, तब जो इन्वेस्टमेंट किया था वो इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल हो गया, मतलब जो भी स्टॉक खरीदे 50 to 60% के रिटर्न आज भी दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अच्छा बेनिफिट है। बाकी मार्केट को आप टाइम कभी नहीं कर सकते कि मार्केट कब बढ़ेगा कब घटेगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा रूल यही है कि आपको गिरावट में ख़रीदते रहिए, और अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो उसमें इन्वेस्टेड रहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने मार्केट की जल्दी से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी का मंथली चार्ट देख लेते हैं, तो मंथली चार्ट में क्लियरली दिख रहा है, अब कैंडल यहाँ पे नेगेटिव बनती हुई दिखाई दे रही है, रेड कैंडल आ गई है। ठीक है, रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है तो जाहिर सी बात है प्राइस जो है वो नेगेटिव साइड मूव कर रहा है। ठीक है, वीकली चार्ट पे देख लेंगे, वीकली चार्ट पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अब एम पैटर्न वीकली चार्ट में बनने की कोशिश हो रही है, आपको दिख रहा है ये, यहाँ पे ये ऊपर गया, ठीक है, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर, और फिर ये नीचे। इसका मतलब क्या है, जैसे ही ये लेवल टूटेगा ना तो यहाँ से एक और एग्रेसिव सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, डे चार्ट पे चलते हैं, तो डे चार्ट को देख लेते हैं। तो डे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका देखो क्या हुआ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है ना, जिसके ऊपर एक पैनिक सेलिंग, जिसके बाद आपको जो सेलिंग देखने को मिलेगी ना वो बहुत फास्ट देखने को मिलेगी, वो ये है। जैसे ही आप इस चैनल के अंदर आओगे ना तो ये चैनल के अंदर आपको मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है ये यहाँ पे सपोर्ट ले ले, बट यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो ये जो लेवल है, जैसे ही आप 17,150 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास सीधा सीधा 16,800 का ही निकल के आता है। यानी यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो करीब 350-400 पॉइंट आपको वन वे मिल सकते हैं एक दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला, और ऊपर से अगर हम देखें तो काफ़ी हेल्दी करेक्शन हमें देखने को मिल गया है। तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट लेवल है 17,150, जिसके आसपास निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पे नहीं सपोर्ट लेता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास 17,000 के नीचे गए तो फिर 16,800, यानी इस चैनल के ब्रेक होने के बाद आपके पास जो टारगेट हैं वो थोड़े से बड़े बड़े टारगेट हैं। ठीक है, ये हो गया सेलिंग का। बाइंग कब करेंगे हम, जब हम 17,500 के ऊपर क्लोज देंगे।
अगर हम 17,500 के ऊपर क्लोज देना स्टार्ट कर गए तो हम दोबारा से बाइंग करेंगे, तो हमारा जो लिए जो पहला टारगेट होगा वो 17,700 का ही होगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। डे चार्ट पे मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे स्टडीज़ में जाओगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 50 डे मूविंग एवरेज अराउंड आपका 17,327 के करीब का है, जिसके आसपास ये क्लोज हुआ है। और हमने जब ये ब्रेक किया था उसके बाद हमने इसको फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से ये एक बाउंस दिखा दे। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर इंपॉर्टेंट रहेगा आपका मूविंग एवरेज, वो रहेगा आपका 200 डे का, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। 100 और 150 मैं देखता नहीं हूँ, ठीक है। अगर 50 टूटा तो नेक्स्ट फिर आपके पास है 200, जो कि आपका 17,000 के करीब है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट और क्या कहते हैं चार्ट सपोर्ट, सारे सपोर्ट आपके नियर बाय आ रहे हैं 17,150 से लेकर 17,000 के, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मेरे को फोकस किस चीज़ पे करना है। अगर मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, मान लीजिए देखो ये आपका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है और ये आपका 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। तो जाहिर सी बात है आप 50 डे के आसपास क्लोज हुए हो, 200 डे के आसपास जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ से एक बार सपोर्ट लेने के चांसेस आपके बन सकते हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम इन लेवल्स पे सपोर्ट ले लेता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आप जाते हो देन आप पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल वाइज भी नेगेटिव हो गए, सेंटीमेंट वाइज भी नेगेटिव हो गए और आपका ये जो टॉप है ये टॉप अभी फ़िलहाल बना रहेगा। बट अगर आपने किसी भी रीज़न से अगर 17,300 के आसपास सपोर्ट ले लिया तो आपको दिसंबर तक निफ्टी दोबारा से 18,300 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब ये डिपेंड करता है कि अगले आने वाले महीने में यूएस इन्फ्लेशन डाटा कितना आएगा और वहाँ पे कैसा रहेगा इम्प्रूवमेंट। अगर मान लो ड्रास्टिकली गिर जाता है, लेट अस सपोज सीधा सीधा 8.3 से वो 7.5 आता है, मतलब अभी फ़िलहाल वो धीरे धीरे घट रहा है, बट वो ड्रास्टिकली घट जाएगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिखाई देंगी, तो मार्केट उसको भी फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। बट ये चीज़ ध्यान रखिए, किसी भी रीज़न से आपको इस लाइन के आसपास मिलता है निफ्टी तो आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर द इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अब जो लेवल्स हैं, इम्पॉर्टेंट लेवल्स से ब्रेक हुए हैं। अगर हम यूएस विक्स की बात करें तो करीब 29 के आसपास, यहाँ पे 29-30 के आसपास क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं विक्स भी बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन बनने की कोशिश करेगा मार्केट, तो उस पर आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।